हाय गाइस, वेलकम टू बोर्ड एग्जाम। आज क्लास में क्लास 10th का आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट एक पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। यह एक ज्योग्राफी का भाग है जिसके मैं सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाली हूँ, जो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल करिए सब्सक्राइब, दोस्तों सभी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आपदा क्या है? आपदा क्या है? तो वैसी अचानक होने वाली विनाशक और विध्वंसक घटना जिससे जान माल की भारी क्षति होती है तथा इसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है, आपदा कहलाती है। वैसी अचानक होने वाली विनाशक और विध्वंसक घटना जिससे जान माल की भारी क्षति होती है तथा इसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है, आपदा कहलाती है। यहाँ पर देख लीजिए आपदा के कुछ रूप है, और यहाँ पर भी देख लीजिए और यहाँ पर भी देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। आपदा प्रबंधन क्या है? आपदा प्रबंधन क्या है? तो आपदा के रोकथाम के लिए किए जाने वाले कार्य एवं प्रयास आपदा प्रबंधन कहलाते हैं। आपदा के रोकथाम के लिए किए जाने वाले कार्य एवं प्रयास आपदा प्रबंधन कहलाते हैं। और नेक्स्ट आते हैं। अगर पूछता है कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं तो क्या बोलिएगा आप लोग? आपदा दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा। आपदा कितने प्रकार के होते हैं? तो आपदा दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा। और नेक्स्ट आते हैं, प्राकृतिक आपदा कितने प्रकार के होते हैं? प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? तो ऐसी आपदा जो प्राकृतिक परिवर्तनों के फलस्वरूप आती है, प्राकृतिक आपदा कहलाती है। ऐसी आपदाओं पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। इस आपदाओं के मूल में प्रकृति होती है, परंतु मनुष्य द्वारा पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ से भी वे घटित हो सकती है या इसके घटने को बढ़ावा मिलता है। तो फ्रेंड्स मतलब मनुष्य के द्वारा प्राकृतिक मतलब पर्यावरण को छेड़छाड़ से भी हमारा क्या होता है? प्राकृतिक आपदा आती है। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, ऐसी आपदा जो प्राकृतिक परिवर्तनों के फलस्वरूप आती है, प्राकृतिक आपदा कहलाती है। ऐसी आपदाओं पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। इस आपदाओं के मूल में प्रकृति होती है, परंतु मनुष्य द्वारा पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ से भी वे घटित हो सकती है या इसके घटने को बढ़ावा मिलता है। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, सुनामी आदि। प्लेग, डेंगू, मलेरिया जैसे विभिन्न महामारी भी प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पर देख लीजिए वैसे मतलब धरती फट गई है। और क्या बोला है कि प्राकृतिक आपदा कितने प्रकार के होते हैं? प्राकृतिक आपदा कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, आवर्तक प्राकृतिक आपदा और एक क्या है? अनावर्तक प्राकृतिक आपदा। तो चलिए आवर्तक प्राकृतिक आपदा के बारे में जानते हैं। इसमें वैसे प्राकृतिक आपदाएं आती है जिसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। इसमें वैसे प्राकृतिक आपदाएं आती है जिसकी पुनरावृत्ति हो सकती है, जैसे हो गया भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, चक्रवात हो गया इत्यादि हो गया। और नेक्स्ट क्या बोल रहा है? अनावर्तक प्राकृतिक आपदा, यानी इसमें वैसे प्राकृतिक आपदा आती है जिसकी पुनरावृत्ति प्राय तुरंत नहीं होती है, जैसे बाढ़ हो गया क्या फ्रेंड्स एक मिनट, यहाँ पर क्या बोला? बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, अतिवृष्टि हो गया इत्यादि। यानी अनावर्तक में क्या हो जाएगा? इसमें वैसे प्राकृतिक आपदाएं आती है जिसकी पुनरावृत्ति प्राय तुरंत नहीं हो सकती है, यानी नहीं हो पाती है। यहाँ पर देखिए, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मानव जनित आपदा किसे कहते हैं? मानव जनित आपदा किसे कहते हैं? तो वैसी आपदा जो मानव निर्मित साधनों या मानवीय क्रियाकलापों के कारण घटित होती है, मानव जनित आपदा कहलाती है। यानी फ्रेंड्स यानी मानव के द्वारा जो मतलब क्रियाकलाप द्वारा या कारण के द्वारा घटित होती है उसे क्या कहते हैं? मानव जनित आपदा कहते हैं। जैसे में हो गया प्रदूषण, आतंक हो गया, जहरीली गैसों का रिसाव हो गया, दंगा हो गया, दुर्घटना हो गया, जैविक अस्त्रों का प्रयोग आदि हो गया। यहाँ पर देख लीजिए इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी VVIM। मानव जनित आपदा के कुछ उदाहरण दे। मानव जनित आपदा के कुछ उदाहरण दे तो क्या बोलिएगा? तो सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद हो गया, रेल दुर्घटना हो गया इत्यादि। यानी अगर पूछता है कि एग्जाम में आता है मानव जनित आपदा कुछ उदाहरण दे, तो यहाँ पर सांप्रदायिक दंगा भी हो जाएगा, आतंकवाद भी हो जाएगा, रेल दुर्घटना भी हो जाएगा, इत्यादि होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर कुछ बोल रहा है प्राकृतिक आपदा के कुछ उदाहरण दे। प्राकृतिक आपदा के कुछ उदाहरण दे तो सुनामी, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, सुखाड़ इत्यादि। नेक्स्ट आते हैं। मानव शरीर में आग लगने से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? मानव शरीर में आग लगने से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो ठंडा पानी डालना चाहिए। क्या फ्रेंड्स? ठंडा पानी डालना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं। कृषि सुखाड़ होता है तो जल के अभाव में। नेक्स्ट आते हैं। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? तो बोलेगा उत्तरी बिहार। क्या फ्रेंड्स? उत्तरी बिहार जो है मतलब बिहार मतलब
पूछता है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है, तो बोलिएगा उत्तरी बिहार। नेक्स्ट आते हैं, बिहार का कौन सा क्षेत्र सुखाड़ से ग्रस्त है? सुखाड़ से ग्रस्त तो बोलिएगा दक्षिण बिहार, और बाढ़ से ग्रस्त है तो बोलिएगा उत्तरी बिहार। यहाँ पर देख लीजिए, मतलब वर्षा नहीं होने के कारण खेतों में कैसे मतलब दरारें पड़ गई है, जिसके कारण किसान माथे पर हाथ रख के झक रही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मतलब सुखाड़ पड़ने के कारण कृषि हाथ पर मतलब माथा पर हाथ रख के झक रही है। और यहाँ पर देखिए बाढ़ आने के कारण कितना मतलब घरें डूब गई है, गाड़ी डूब गई है, बहुत सामान जियान हो गई है। और नेक्स्ट चलते हैं, भूपटल के नीचे का वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है क्या कहा जाता है? भूपटल के नीचे का वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र कहा जाता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जहाँ भूकंप सबसे पहले महसूस की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो अधिक केंद्र कहते हैं। भूपटल के नीचे का वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है क्या कहा जाता है? तो बोलेगा भूकंप केंद्र कहते हैं। और पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जहाँ भूकंप सबसे पहले महसूस होती है उसे क्या कहते हैं? अधिक केंद्र कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो बोलेगा नदी की तली में अवसाद का जमाव, नदी की तली में अवसाद का जमाव। और नेक्स्ट चलते हैं, बाढ़ के समय लोगों को कैसे स्थान पर जाना चाहिए? बाढ़ के समय लोगों को कैसे स्थान पर जाना चाहिए? तो उच्च भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए फ्रेंड्स? उच्च भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सुनामी किस स्थान पर आता है? सुनामी किस स्थान पर आता है? तो बोलेगा समुद्र में। सुनामी कहाँ आता है? तो समुद्र में आता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कुछ 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो बोलेगा बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट चलते हैं, महासागर की तल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? महासागर की तल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो बोलेगा सुनामी। क्या फ्रेंड्स? सुनामी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो बोलेगा सार्वजनिक टेलीफोन। और नेक्स्ट चलते हैं, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप का आना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मलबे में दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? मलबे में दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद ली जाती है? तो बोलेगा इंफ्रारेड कैमरा का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो जल की अधिकता है, नदी के तली में अवसाद का जमाव है, वर्षा की अधिकता है, यानी इनमें से सभी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बोलिएगा कोसी नदी को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? तो बोलिएगा प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट आते हैं, बाढ़ कैसी आपदा है? बाढ़ कैसी आपदा है? तो बोलिएगा प्राकृतिक आपदा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, यानी बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है तो आम लोग, कृषि और पशु को होती है। नेक्स्ट आते हैं, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? ये आयताकार होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आयताकार होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? तो अधिक केंद्र कहते हैं। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? तो अधिक केंद्र कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो 1934 में आया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपदा प्रबंधन में सर्वाधिक उपयोग यानी प्रयोग या उपयोग में लाया जाने वाला संचार का साधन क्या है? आपदा प्रबंधन में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला संचार का साधन क्या है? तो उपग्रह फोन। क्या है फ्रेंड्स? उपग्रह फोन है, यानी सैटेलाइट फोन है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, भूकंप का माप किस यंत्र से होता है? भूकंप का माप किस यंत्र से होता है? तो सिस्मोग्राफ। किससे होता है? सिस्मोग्राफ से। चलिए नेक्स्ट आते हैं, भूकंप मापन का पैमाना क्या है? भूकंप मापन का पैमाना क्या है? तो रिएक्टर स्केल है। क्या है? रिएक्टर स्केल है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, भारत को कितने भूकंपीय पेटी में बांटा गया है? तो बोलिएगा कितना? 5, यानी भारत को 5 भूकंपीय पेटी में बांटा गया है।
चलिए नेक्स्ट आते हैं, कुछ आपातकालीन फ़ोन नंबर जैसे हो गया पुलिस सेवा के लिए यानी 100 यानी 100, अग्निशमन सेवा के लिए 101 तथा एम्बुलेंस सेवा के लिए 102। चलिए नेक्स्ट आते हैं, भारत में सबसे बड़ा सुखाड़ किस वर्ष आया था? भारत में सबसे बड़ा सुखाड़ किस वर्ष आया था? तो बोलिएगा 1966 में। भारत में सबसे बड़ा सुखाड़ 1966 में आया था। किस देश को बाढ़ का देश कहा जाता है? किस देश को बाढ़ का देश कहा जाता है? तो बोलिएगा बांग्लादेश को। बांग्लादेश को बाढ़ का देश कहा जाता है। अगस्त 2008 में नेपाल के किस स्थान पर कोसी बांध टूट जाने के कारण उत्तरी बिहार में भयंकर बाढ़ आई थी? अगस्त 2008 में नेपाल के किस स्थान पर कोसी बांध टूट जाने के कारण उत्तरी बिहार में भयंकर बाढ़ आई थी? तो कुशहा नामक स्थान पर, कुशहा नामक स्थान पर आई थी। तो यहाँ पर क्या बोला फ्रेंड्स, इनसेट का तात्पर्य है, इनसेट का तात्पर्य है तो बोलिएगा इंडियन नेशनल सैटेलाइट से, इंडियन नेशनल सैटेलाइट से। IRS का फुल फॉर्म क्या होता है? IRS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। IRS यानी IRS का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? तो बोलिएगा इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। नेक्स्ट करते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर और कहाँ बनाया गया है? दुनिया का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर और कहाँ बनाया गया है? तो नील नदी और आसवान नामक स्थान पर बनाया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर आसवान नामक स्थान पर बनाई गई है। नेक्स्ट आते हैं, भाखड़ा नागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा नागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलज नदी पर। भाखड़ा नागर बांध सतलज नदी पर बनाई गई है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो बोलिएगा कृष्णा नदी पर है। सिंचाई आयोग के अनुसार प्रत्येक वर्ष देश के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से पर सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है? तो 16% यानी 16%। सिंचाई आयोग के अनुसार प्रत्येक वर्ष देश के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से पर सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है? तो 16%। चलिए नेक्स्ट आते हैं, NCC का फुल फॉर्म क्या होता है? NCC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बोलेगा नेशनल कैडेट कोर। एक मिनट फ्रेंड्स, क्या बोला है? NCC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बोलेगा नेशनल कैडेट क्रोप्स यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है? भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है? तो बोलेगा 56%। कितना परसेंट? 56%। बिहार राज्य भूकंप के किस मंडल में पड़ता है? बिहार राज्य भूकंप के किस मंडल में पड़ता है? तो मंडल IV। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, भूकंप के समय मलबे में दबे व्यक्ति का पता लगाने के लिए सबसे अधिक सहायक क्या होता है? भूकंप के समय मलबे में दबे व्यक्ति का पता लगाने के लिए सबसे अधिक सहायक क्या होता है? तो बायो रडार, इंफ्रारेड कैमरा, प्रशिक्षित कुत्ता सभी होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो 1934 में आई थी। सुनामी लहर चेतावनी प्रणाली केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो चेन्नई तमिलनाडु में। सुनामी लहर चेतावनी प्रणाली केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो चेन्नई तमिलनाडु में। नेक्स्ट चलते हैं, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण करना चाहिए तो समुद्र तट से दूर। सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकान का निर्माण करना चाहिए, समुद्र तट से दूर करना चाहिए। भूकंप से सबसे अधिक हानि होती है। भूकंप से सबसे अधिक हानि होती है फसलों को, पशुओं को, भवनों को यानी सभी को होता है। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार राज्य का कितना प्रतिशत क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? बिहार राज्य का कितना प्रतिशत क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? तो 73%। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1976 में। कितना प्रतिशत कम वर्षा होने पर किसी क्षेत्र को सूखा घोषित कर दिया जाता है? कितने प्रतिशत कम वर्षा होने पर किसी क्षेत्र को सूखा घोषित कर दिया जाता है? तो 75%। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार का आपदा थी? भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? तो मानव जनित आपदा। मानव जनित आपदा। भोपाल गैस त्रासदी यानी 2 या 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। इसमें
मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार का आपदा थी? तो बोलेगा मानव जनित आपदा। अगर पूछता है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था, तो बोलेगा 2 या 3 दिसंबर को 1984 को इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। चलिए नेक्स्ट आते हैं। 1999 का भयंकर चक्रवात किस राज्य में आया था? 1999 का भयंकर चक्रवात किस राज्य में आया था? तो उड़ीसा में, बोलेगा उड़ीसा में आया था। भारत का विनाशकारी चक्रवात किस वर्ष आया था? भारत का विनाशकारी चक्रवात किस वर्ष आया था? तो बोलेगा 29 अक्टूबर 1999 को, 29 अक्टूबर 1999 को। बाढ़ पूर्व सूचना संगठन का प्रमुख कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? बाढ़ पूर्व सूचना संगठन का प्रमुख कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो बोलेगा पटना में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत का लगभग कितना प्रतिशत भाग बाढ़ सुखाड़ से प्रभावित रहता है? भारत का लगभग कितना प्रतिशत भाग बाढ़ सुखाड़ से प्रभावित रहता है? तो 85%। सुखाड़ के लिए जिम्मेदार कारक है, यानी सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है तो वर्षा की कमी है। वर्षा नहीं आती तो क्या पड़ जाती है? सुखाड़ पड़ जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सन 2001 में भारत के किस राज्य में भयंकर भूकंप आया था? तो गुजरात में। सन 2001 में भारत के किस राज्य में भयंकर भूकंप आया था? तो गुजरात में। नेक्स्ट चलते हैं। जले हुए लोगों पर डॉट डॉट का लेप नहीं लगाना चाहिए। जले हुए लोगों पर डॉट डॉट का लेप नहीं लगाना चाहिए तो तेल का लेप नहीं लगाना चाहिए, यानी जले हुए लोगों पर तेल का लेप नहीं लगाना चाहिए। आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था क्या है? आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था क्या है? तो रेडियो हो गया, उपग्रह हो गया, हैम हो गया, रेडियो इत्यादि, यानी रेडियो, उपग्रह, हैम रेडियो इत्यादि। नेक्स्ट आते हैं। सूखे से बचाव का एक प्रमुख तरीका है। सूखे से बचाव का एक प्रमुख तरीका है तो वर्षा जल को संग्रह करना, यानी और अगर आप लोग चाहते हैं कि सूखा ना हो तो आप क्या कीजिएगा, मतलब वर्षा जल को संग्रह करना यानी जमा करना किसी टंकी में। नेक्स्ट आते हैं। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो धीरे धीरे आती है। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो धीरे धीरे आती है। सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य कौन है? सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य कौन है? तो बोलिएगा बिहार है, यानी सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य कौन है? तो बिहार है। कुशहा तटबंध किस नदी पर है? कुशहा तटबंध किस नदी पर है? तो कोसी नदी पर है। कुशहा तटबंध कोसी नदी पर है। आपदा के समय सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का क्या कारण है? आपदा के समय सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का क्या कारण है? तो केबल लाइन का टूट जाना, केबल लाइन का टूटना। नेक्स्ट आते हैं। बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? तो अक्टूबर या नवंबर में, अक्टूबर से नवंबर में होता है। बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? तो नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण, नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण। नेक्स्ट आते हैं। भारत के सूखा क्षेत्र की श्रेणी में कौन कौन राज्य मुख्य रूप से आता है? भारत के सूखा क्षेत्र की श्रेणी में कौन कौन राज्य मुख्य रूप से आता है? तो पूर्वी राजस्थान, उसके बाद पूरा मध्य प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक का पठारी क्षेत्र इत्यादि। यानी भारत के सूखा क्षेत्र की श्रेणी में पूछता है कौन कौन सा राज्य मुख्य रूप से आता है? तो बोलिएगा पूर्वी राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश और कर्नाटक का पठारी क्षेत्र आता है। नेक्स्ट आते हैं। सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो बोलिएगा जापानी। बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है, बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक क्या है? तो बाढ़ है। नेक्स्ट आते हैं। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन सी नदी है? पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन सी नदी है? तो बोलेगा दामोदर नदी, यानी बंगाल का शोक। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। और बिहार का शोक किसे बोलते हैं? तो बोलेगा कोसी नदी को। बिहार का शोक कोसी नदी को और बंगाल का शोक दामोदर नदी को बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं। सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है? सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है? तो बोलेगा गोविंद सागर, गोविंद सागर। नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका है? तो तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट आते हैं। कौन सा राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है? कौन सा राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है? तो गुजरात। आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटक क्या हैं? आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटक क्या हैं? तो स्थानीय प्रशासन है, स्वयंसेवी है,
संगठन, स्वयंसेवी संगठन है तथा गांव मोहल्ले के लोग इत्यादि है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है? आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है? तो मोबाइल टावर तथा ट्रांसमिशन टावरों का टूटना। चलिए नेक्स्ट आते हैं। कृषि सुखाड़ से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? कृषि सुखाड़ से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो जल संसाधनों का वैज्ञानिक विकास करना, जल संसाधनों का वैज्ञानिक विकास करना। नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है? नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है? तो क्या लाभ होता है यहाँ पर देख लीजिए। बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना बढ़ती है। बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना बढ़ती है। पृथ्वी से भूकंप की सतह पर पहुंचने वाली सबसे बड़ी तरंग को किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी से भूकंप की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किससे जानते हैं? तो पी तरंग के नाम से जानते हैं। किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। चलिए चलते हैं। भूकंप तरंग कौन कौन होते हैं? भूकंप तरंग कौन कौन से होते हैं? तो बोलेगा पी, एस तथा एल। पी, एस तथा एल होता है। सबसे खतरनाक तरंग कौन होता है? सबसे खतरनाक तरंग क्या होता है? तो एल तरंग होता है। नेक्स्ट आते हैं। सुदूर संवेदी उपग्रह यानी रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? तो बोलेगा संसाधनों की खोज के लिए, संसाधनों की खोज के लिए। सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में यानी सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर करना चाहिए। भारत के कितने जिलों की पहचान सूखा प्रभावित जिले के रूप में की गई है? भारत के कितने जिलों की पहचान सूखा प्रभावित जिलों के रूप में की गई है? तो 77। चलिए चलते हैं। बिहार में बाढ़ प्रभावित जिलों की संख्या कितनी है? बिहार में बाढ़ प्रभावित जिलों की संख्या कितनी है? तो 28 है। देश के लगभग 2.5 से अधिक लाइसेंसधारी एमेच्योर रेडियो ऑपरेटर है। देश के में लगभग 1.5 से अधिक लाइसेंसधारी एमेच्योर रेडियो ऑपरेटर है। तो बोलिएगा कितना? 15,000। कितना? 15,000। नेक्स्ट आते हैं। सूखे से बचाव का मुख्य तरीका है। सूखे से बचाव का मुख्य तरीका क्या है? तो नदियों को आपस में जोड़ना और वर्षा जल का संग्रह करना। नदियों को आपस में जोड़ना और वर्षा जल को संग्रह करना। महोरमी नामक तूफान किस राज्य में आता है? महोरमी नामक तूफान किस राज्य में आता है? तो ओडिशा में आती है। ओडिशा में आती है। नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पर देख लीजिए टॉप सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंधन करना चाहिए? तो आग लगने की स्थिति में निम्नलिखित प्रबंधन करनी चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए आग यानी आग में फंसे लोगों को जितनी जल्दी हो सके बाहर निकालना चाहिए। घायल व्यक्तियों को यथाशीघ्र प्राथमिक उपचार देकर निकटतम अस्पताल पहुंचाना चाहिए। प्राथमिक उपचार हेतु बर्फ से सहलाना, ठंडा पानी डालना, बरनोल जैसे प्राथमिक औषधि का लेप करना ताकि जलन में कमी आए फायदेमंद होता है। और तीसरा पॉइंट में क्या कह रहा है? तो आग को फैलने से रोकने हेतु रेत, मिट्टी, चापाकल तथा नजदीकी तालाब और कुआं के पानी का उपयोग करें। दमकल हेतु 101 फोन नंबर पर सहायता के लिए फोन करें। यदि आग झुग्गी झोपड़ी में लगी हो तो पूरी तरह से उसे इस प्रकार बुझा दे कि आग का फैलाव अगले मकान तक ना हो। और देख लीजिए 4 पॉइंट में क्या बोल रहा है? यदि आग का कारण बिजली शॉर्ट सर्किट हो तो सर्वप्रथम बिजली कट कर दे। उसके बाद क्या करा? यदि कोई व्यक्ति छत के ऊपर फंसा हो तो उसे सुरक्षित बाहर निकालने हेतु सीढ़ी लगाकर उतारने का कार्य हेलमेट या अग्नि प्रतिरोधी जैकेट पहनकर करना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि बाढ़ क्या है? बाढ़ क्या है? तो बोलेगा बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जो अत्यधिक वर्षा होने से नदियों की क्षमता में सामान्य से अधिक अपवाह होने के कारण उत्पन्न होती है। इससे नदियों का जल किनारों से बाहर आकर मैदानी भागों में बहने लगता है। बाढ़ कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक रह सकता है, लेकिन इससे जन, धन और फसलों को बहुत अधिक हानि होती है। क्या फ्रेंड्स, बाढ़ क्या है? तो क्या बोला है कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा जो अत्यधिक वर्षा होने का नदियों में सामान्य अधिक अपवाह होने का यानी
इससे नदियाँ जल किनारे से बाहर मैदानी भागों में बहने लगता है। मतलब नदी में जब बहुत सारा पानी हो जाएगी तो क्या होगा, वो बहने लगेगा, और बहने के कारण क्या होता है कि पानी मतलब जितना मतलब आगे बढ़ते जाता है, जिससे क्या होता है कि एक समय बहुत सारा मतलब पानी जमा हो जाता है, जिसके कारण बाढ़ आ जाती है। और बाढ़ कुछ घंटों से कुछ दिनों तक रह सकता है, लेकिन इससे जन धन और फसलों को बहुत सारा हानि होती है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बाढ़ से सुरक्षा के उपाय। यहाँ पर समझते हैं कि बाढ़ से सुरक्षा का उपाय क्या है। तो अत्यधिक अफवाह को रोकने के लिए अनेकों नदियों और नहरों पर बाढ़ नियंत्रण बांध बनवाए गए हैं। तेज अफवाह को अस्थायी रूप से रोककर और थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी को छोड़कर नदियों के स्तर को कम किया जा सकता है। और नेक्स्ट क्या बोला है, तो बाढ़ के पानी को फैलने से रोकने के लिए कृत्रिम नदी तट यानी लेवी बनाए गए हैं। और यहाँ पे क्या देख लीजिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि बाढ़ के कारण सुरक्षा संबंधी उपायों का वर्णन करें। तो क्या कर रहा है कि बाढ़ ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो अत्यधिक वर्षा होने से नदियों की क्षमता में सामान्य से अधिक अफवाह होने के कारण उत्पन्न होती है। इससे नदियों का जल किनारों से बाहर आकर मैदानी भागों में बहने लगता है। बाढ़ कुछ घंटों से कुछ दिनों तक रह सकता है, लेकिन इससे जनधन और फसलों को अधिक हानि होती है। बाढ़ के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। देख लीजिए क्या क्या बोल रहा है। तो बोला है कि वनस्पतियों का विनाश, वर्षा की अधिकता, वनस्पतियों का विनाश, वर्षा की अधिकता। और उसके बाद क्या बोला है, नदी की तली में अत्यधिक मलबा का जमाव, नदी की धारा में परिवर्तन और तटबंध और तटीय अधिवास। यहाँ पे क्या बोला है कि नदी मार्ग में मानव निर्मित व्यवधान। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बाढ़ नियंत्रण के उपाय। बाढ़ की विभीषिका में से बचने के लिए अनेक उपाय काम में लाए जाते हैं, जिनसे ढालू भूमि पर वृक्षारोपण, नदी तटबंधों का निर्माण, जल निकासी का प्रबंधन, जलाशयों का निर्माण, नदियों के प्रवाह क्षमता में विस्तार आदि प्रमुख है। बाढ़ नियंत्रण के उपाय एक बार और देख लेते हैं। बाढ़ की विभीषिका से बचने के लिए अनेक उपाय काम में लाए जा सकते हैं, जिनमें ढालू भूमि पर वृक्षारोपण, नदी तटबंधों का निर्माण, जल निकासी का प्रबंधन, जलाशयों का निर्माण, नदियों के प्रवाह क्षमता में विस्तार आदि प्रमुख है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें, यानी बिहार में जो बाढ़ आती है उसके बारे में हमको बताना है, यानी वर्णन करना है। बाढ़ बिहार के लिए एक अभिशाप है। बाढ़ के कारण प्रत्येक वर्ष बिहार में भारी मात्रा में जानमाल की क्षति होती है। नेपाल से आने वाली नदियाँ बिहार में बाढ़ का प्रलय लाती है। इसके लिए सर्वप्रमुख जिम्मेदार कोसी नदी है, जिससे उत्तरी बिहार प्रत्येक वर्ष बाढ़ से त्रस्त होता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी के अलावा कमला, भुतही, बलान, गंडक आदि नदियां भी बिहार में बाढ़ लाने के लिए विख्यात है। दक्षिण बिहार में पूर्ण रूप सोन, फल्गु आदि नदियों द्वारा बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन का वर्णन करना है, यानी बाढ़ के समय में स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन का हम बारे में बताना है, यानी वर्णन करना है। बाढ़ आने पर पहली प्राथमिकता लोगों और मवेशियों को बचाना होना चाहिए। यानी बाढ़ आने पर पहली जो हमारा प्राथमिकता काम है वो क्या है, तो मवेशियों को बचाना। बहुते लोगों को नाव पर बैठाकर या तैराकों की मदद से बाहर निकलना चाहिए और पुनः उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना चाहिए। इसके बाद बाढ़ में बह रही संपत्तियों के साथ मवेशियों को निकालने को प्राथमिकता देनी चाहिए। सुरक्षित स्थान गांव के बाहर रेलवे लाइन, सड़क या तटबंध हो सकते हैं। लोगों और मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर उनके भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था की जानी चाहिए। बाढ़ के कारण विषैले जंतु भी ऊंचे स्थानों की खोज में निकल आते हैं, उनसे भी बचाव का प्रबंधन होना चाहिए। बाढ़ का पानी उतर जाने के बाद कुआं के जल को शुद्ध करना तथा यथातथ ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव होना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए आकार या सुखाड़ क्या है, तो बोलेगा जब एक क्षेत्र में कई महीनों अथवा वर्षों तक जलापूर्ति में कमी हो जाती है, ऐसी स्थिति को सूखा
कहा जाता है। यानी जब एक क्षेत्र में कई महीनों अथवा वर्षों तक जल की कमी होती है, ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, तो सूखा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आकार या सूखा के प्रकार। तो आकार या सूखा 3 प्रकार हो सकते हैं। एक है मौसम विज्ञान संबंधी सूखा, दूसरा है जलीय सूखा और तीसरा क्या बोला है, तो कृषि संबंधी सूखा। और चलते हैं मौसम विज्ञान संबंधी सूखा के बारे में कुछ जानते हैं। यह तब होता है जब किसी क्षेत्र में वास्तविक वर्षा वहाँ के जलवायु संबंधी अर्थ में बहुत कम होती है। मौसम विज्ञान संबंधी सूखा क्या बोल रहा है कि यह तब होता है जब किसी क्षेत्र में वास्तविक वर्षा वहाँ के जलवायु संबंधी अर्थ में बहुत कम होता है। और जलीय सूखा क्या बोला है, तो सतही जल में बहुत अधिक कमी आने के कारण नदियों में, झीलों में और तालाबों का क्या होता है, सूखना। यानी सतही जल में बहुत अधिक कमी आने के कारण नदियों, झीलों और तालाबों का क्या होता है, सूखना होता है। नेक्स्ट क्या बोला है कि कृषि संबंधी सूखा, मिट्टी की आर्द्रता में कमी आने के कारण क्या, कृषि उत्पादकता में क्या होती है, कमी होता है, यानी कमी आना। सुखाड़ प्रबंधन का वर्णन करें। किसी इलाके में जब पानी की उपलब्धता सांख्यिकीय आवश्यकताओं से नीचे हो जाती है तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं, सूखा कहते हैं। यानी किसी इलाके में जब पानी की कमी हो जाती है, बहुत सारे कमी हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, उस स्थिति में क्या कहते हैं, उसको हम सूखा कहते हैं। और यहाँ पर क्या बोला है, सूखा प्रबंधन के नियम तरीके अपनाए जा सकते हैं। वर्षा जल का संचय करना, वर्षा जल का संचय करना, उसके बाद सिंचाई के वैकल्पिक स्रोतों का विकसित करना, सूखा अवरोधी फसलों के किसानों द्वारा प्रयोग, वैकल्पिक रोजगारों को प्रोत्साहन, सूखे की स्थिति में कृषकों के सरकारी अदायगी में या तो ढील देना अथवा माफ करना। नेक्स्ट चलते हैं, भूकंप क्या है। भूकंप क्या है, तो पृथ्वी के भूपटल में उत्पन्न तनाव का उसकी सतह पर अचानक मुक्त होने के कारण पृथ्वी के सतह का हिलना या कांपना भूकंप कहलाता है। भूकंप क्या है, तो बोलेगा पृथ्वी के भूपटल में उत्पन्न तनाव का उसकी सतह पर अचानक मुक्त होने के कारण पृथ्वी की सतह का हिलना या कांपना क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। भूकंप से बचाव के कुछ महत्वपूर्ण उपाय सुझाएं। तो भूकंप महसूस होते ही घर से बाहर निकलकर खुली जगह पर चले जाएं। अगर गली काफ़ी संकरी हो और दोनों ही और बहुमंजिला इमारतें बनी हो तो बाहर निकलने से कोई फायदा नहीं होगा, तब घर में ही सुरक्षित ठिकानों पर रहें। अगर घर से बाहर निकलने में काफ़ी वक्त लगने का अनुमान हो तो कमरे के कोने में या किसी मजबूत फर्नीचर के नीचे छुप जाएं। सिर के साथ साथ शरीर के अन्य संवेदनशील अंगों को पहले बचाने की कोशिश करें। घर के बाहर निकलकर कभी भी बिजली, टेलीफोन के खंभे या पेड़ पौधों के नीचे न खड़े हो। भूकंप महसूस होते ही टीवी, फ्रिज जैसे बिजली के सारे उपकरण पलंग से निकाल दें। एक बार बहुत तेज भूकंप आने के बाद कुछ घंटों तक आफ्टर शॉक से आ सकती है। इनसे बचने का इंतजाम पहले ही कर लें। आफ्टर शॉक से आने की कोई तय मियाद नहीं होती है, इसलिए अफवाहों पर बिल्कुल ही ध्यान न दें। और नेक्स्ट क्या कर रहा है कि भूकंप के प्रभावों को कम करने वाले 4 उपाय सुझाएं। तो भूकंप के प्रभाव को कम करने वाले 4 उपाय निम्नलिखित हैं। अपनी इमारत की संरचना की इंजीनियरों द्वारा जांच कराएं और यदि संभव हो तो कमजोर भागों को मजबूत कराएं। घर में गीजर, बड़े फ्रेम वाले फोटो, आईने वगैरह ऐसे स्थानों पर न टांगे कि वह गिरकर किसी को घायल कर सके। भूकंप के समय आपकी सबसे बढ़िया प्रतिक्रिया होगी कि निकल भागे, किसी मजबूत वस्तु के नीचे छिप जाए अथवा ज्यों का त्यों खड़े रहे और भूकंप रुकने का इंतजार करें। वैसे खिड़कियों जो लटक रही हो या गिर सकती हो उनसे दूर रहें। अगर प्रबंध हो तो अपना सिर तकिए से ढक ले। इमारत से बाहर तभी निकले जब भूकंप रुक जाए। अगर आप घर से बाहर है तो बिजली के तारों, भवन की बाहरी दीवारों, गली बस्तियों और पेड़ों से दूर रहे। किसी इमारत के पास न खड़े हो क्योंकि वह गिर सकता है। यदि आप किसी गाड़ी में है तो इमारत, दीवार और पेड़ से दूर ठहर जाए। नेक्स्ट शर्त है क्या बोल रहा है कि अधिक केंद्र किसे कहते हैं। अधिक केंद्र किसे कहते हैं तो बोलेगा भूपटल पर वे केंद्र जहां भूकंप के तरंग का सर्वप्रथम
अनुभव होता है अधिकेंद्र कहलाता है। भूपटल पर वे केंद्र जहां भूकंप के तरंग का सर्वप्रथम अनुभव होता है अधिकेंद्र कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं, भूकंप केंद्र क्या होता है? भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंपीय कंपन प्रारंभ होता है भूकंपन केंद्र कहलाता है। संचार का सर्वाधिक लोकप्रिय साधन क्या है? तो सार्वजनिक टेलीफोन है। यानी संचार का सर्वाधिक यानी लोकप्रिय साधन क्या है? तो बोलिएगा सार्वजनिक टेलीफोन है। उसके बाद क्या बोला है? PSTN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बोलिएगा कि पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। नेक्स्ट चलते हैं, क्या बोला है? एम चयोर रेडियो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? एम में चयोर रेडियो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हेम रेडियो, यानी हेम रेडियो के नाम से जाना जाता है एम चयोर रेडियो को। हेम रेडियो क्या है? हेम रेडियो क्या है? तो सीधे साधे शब्दों में कहा जाए तो किसी भी एम चयोर रेडियो को हेम रेडियो कहा जाता है और रेडियो ऑपरेटरों को हैम्स कहते हैं। जब भूकंप आदि बड़ी आपदाएं आती है तो पल भर में सब कुछ तहस नहस हो जाता है। ऐसी स्थिति में संचार के सफल साधन के रूप में हैम रेडियो काम आता है। सैलाब, भूकंप आदि अनेक प्राकृतिक आपदाओं के समय हैम रेडियो विश्व भर में बेहतर संचार का कारगर माध्यम सिद्ध हुआ है। हैम रेडियो ऑपरेटर्स आमतौर पर एक दूसरे के साथ रेडियो पर बातचीत कर सकते हैं और दुर्घटनाओं या प्राकृतिक आपदाओं के दौरान या अन्य संचार साधनों के खराब हो जाने की स्थिति में अपने स्थानीय क्षेत्रों की मदद करते हैं। इसी तरह ऐसे कार्यों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स और रेडियो कम्युनिकेशन थ्योरी के बारे में उन्हें अधिक सीखने को मिलता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आपदा की स्थिति में हेम रेडियो काफी कारगर सिद्ध होती है। नेक्स्ट आते हैं, सुनामी क्या है? तो सुनामी जापानी शब्द सु और नामी से मिलकर बना है। सु का अर्थ होता है समुद्र तट और नामी का अर्थ होता है लहरें। जब समुद्र के अंदर भूकंप या हलचल के कारण ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती है और लंबी और बहुत ऊंची लहरों रेला उठना शुरू हो जाता है तो जबरदस्त रफ्तार के साथ आगे बढ़ता है, तब इन्हीं लहरों को रेल को सुनामी कहते हैं। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसमें स्टू का अर्थ होता है बंदरगाह तथा नेम का अर्थ होता है लहर। चलिए नेक्स्ट आते हैं, और सुनामी से बचने के उपाय सुझाए या सुनामी के आने का संकेत मिलने के बाद क्या करना चाहिए? तो बोलिएगा कि सुनामी के खतरे से बचने का एकमात्र अच्छा उपाय यह है कि जहां तक यदि संभव हो उस स्थान से दूर चले जाना चाहिए। कोई सुनामी का सामना नहीं कर सकता, इसलिए जैसे ही आने वाली सुनामी के संकेत मिलते हैं जितनी जल्दी हो सके उस क्षेत्र को खाली कर दिया जाए। हो सकता है आपदा के बाद रास्ता बंद हो जाए या आवागमन के योग्य नहीं रहे। उसके बाद है कि तट छोड़कर ऊंचे स्थानों पर चले जाना चाहिए, यानी तट छोड़कर ऊंचे स्थान पर हम लोगों को चले जाना चाहिए। समुद्र में गिरने वाली नदियां तथा अन्य जल धाराओं से दूर रहे। यदि आप नाव या जहाज पर हो तो इन्हें गहरे पानी की ओर ले जाना उचित नहीं है। हालांकि समय रहते नाव या जहाज को छोड़कर जमीन की ऊंचाई वाली सुरक्षित जगह पर जाना चाहिए। उसके बाद क्या बोला, सुनामी कोई देखने वाला खेल नहीं है। आने वाली सुनामी को देखने की कोशिश न करें। यदि आप सुनामी तरंग को देख रहे हो तो इसका मतलब है आप उसके बहुत निकट हैं। उससे दूर जाना नामुमकिन है क्योंकि सुनामी तरंगों की गति आपके दौड़ने की गति से काफ़ी अधिक होती है। फिर सुनामी जो तरंगे होती है वो आप दौड़ने की गति से काफ़ी मतलब अधिक होती है। आप दौड़ते हैं ना उसके कई गुना होती है सुनामी दौड़ने की गति को। या उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है कि यह मत सोचिए कि पहली लहर के बाद खतरा टल गया, क्योंकि सुनामी लहरें एक के बाद एक श्रृंखला के रूप में आती है। आगे आने वाली अन्य लहरें पहली लहर से कई अधिक बड़ी हो सकती है। फिर सुनामी जो है वो भूकंप से भी कई गुना खतरनाक होती है, इसलिए इसे बचकर रहना चाहिए। उसके बाद क्या बोला है, आपदा प्रबंधन के उद्देश्य की विवेचना करें। आपदा प्रबंधन के उद्देश्य की विवेचना करें तो क्या बोला है, आपदा
प्राकृतिक हो या मानवकृत, इसका सीधा असर जनजीवन पर पड़ता है। सही बात है फ्रेंड्स, आपदा प्राकृतिक हो या मानवकृत, इसका सीधा असर किस पर पड़ता है, तो जनजीवन पर पड़ता है। आपदा के कारण धन जन की व्यापक हानि होती है तथा राष्ट्र का विकास भी दुष्प्रभावित होता है। अंततः यह आवश्यक है कि आपदा का प्रबंधन किया जाए। यह प्रबंधन आपदा पूर्व एवं आपदा पश्चात दो प्रकार का होना चाहिए। आपदा प्रबंधन हेतु व्यवस्था पंचायत स्तर से लेकर प्रखंड, जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर तक की जानी चाहिए। इस प्रकार आपदा प्रबंधन का मूल उद्देश्य आपदा के समय या पश्चात लोगों को परेशानियों से निकालना है। नेक्स्ट चलते हैं, आकस्मिक आपदा प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका वर्णन करें। आकस्मिक आपदा प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका वर्णन करें। तो क्या बोला है, आकस्मिक आपदा प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिस प्रकार स्थानीय प्रशासन में स्थानीय लोग रहते हैं, वैसे ही स्वयंसेवी संस्थाओं में भी स्थानीय लोग ही रहते हैं। इन लोगों को मालूम रहता है कि आपदा में कैसे प्रबंधन किया जाए। उस क्षेत्र के चप्पा चप्पा से वे परिचित होते हैं। उन्हें मालूम होता है कि कहाँ पर अधिक लोग फंसे होंगे और उन्हें कहाँ पहुँचाया जाए जिससे वे सुरक्षित रह सके। उनको मदद पहुँचाना भी उनके लिए आसान होता है। यह काम केवल युवक ही कर सकते हैं। उन्हें को आगे रखना चाहिए। युवकों को पहले से प्रशिक्षित करके रखा जाए तो और भी आसानी होगी। स्वयंसेवी संस्थाओं की युवकों को आपदा प्रबंधन को अपनी दिनचर्या का एक अंग समझाना चाहिए। स्वयंसेवी संस्था गांव के युवकों और वहां के स्थानीय प्रशासन जैसे ग्राम पंचायत के प्रबंधक के बीच समन्वय होना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोला है कि जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, तो बोलिएगा जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से तात्पर्य है कि आपदा की घड़ी में जीवन रक्षा का उपाय किया जाए। आकस्मिक प्रबंधन किसी प्रशासन की सफलता की कसौटी है। इसके अंतर्गत आपदा के आते ही प्रभावित लोगों को आपदा से निजात दिलाना प्रथम और प्रमुख उद्देश्य है। फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, सो आप लोग हमें सपोर्ट किया कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब, साथ में दोस्तों शेयर भी कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट आते फ्रेंड्स, क्या बोला है, भूस्खलन क्या है। भूस्खलन क्या है, तो भूस्खलन का अर्थ जमीन का धंसना, उसमें दरार पड़ना, उसमें गड्ढे हो जाना आदि। भूस्खलन प्राय पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ करता है। भारी हिमपात, मूसलाधार बारिश, पहाड़ी भूमि के अंदर किसी प्रकार की हलचल आदि के कारण भूस्खलन की स्थिति उत्पन्न होती है। यह एक प्राकृतिक संकट है। इसमें प्राय धन जन की व्यापक क्षति होती है क्योंकि यह अप्रत्याशित होता है तथा इसको रोक पाने में मनुष्य अक्षम रहता है। प्राकृतिक जनित यह आपदा कभी कभी भूपटल में बड़े परिवर्तन का कारण बनती है। भूस्खलन के मुख्यतः 4 रूप होते हैं, जैसे हो गया कंकड़ पत्थरों का खिसकना, वर्षा जल के साथ मिट्टी तथा कंकड़ पत्थर का नीचे की ओर आना, पत्थर तथा उसके छोटे टुकड़ों को गिरना तथा चट्टानों का गिरना, जिसके फल से व्यापक जानमाल की क्षति होती है। यहाँ पर देखिए कैसे में चट्टान गिरा पड़ा है, गाड़ी गिर गई है, कितना मतलब सामान नुकसान हुआ है। यहाँ पर दिख रहा है ना। और नेक्स्ट चलते हैं, क्या बोल रहा है, और यहाँ पर भी देख लीजिए समुद्र की लहरें। यहाँ पर देखिए समुद्र की लहरें कैसे मतलब कितना मतलब जोर है। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही क्वेश्चन इन होती है। आई होप आप लोगों की वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोगों की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज इतना ही, मिलते हैं आप लोग से कल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।